नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 फरवरी 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग रिवाइज पढ़ेंगे वो है भारत और मलेशिया का संबंध, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है कहाँ के लिए, तो मलेशिया के लिए यात्रा हुई है। तो इसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे, मलेशिया के बाउंड्री को भी देखेंगे ज़रा, और ज्योग्राफी का भी अध्ययन शॉर्ट में करेंगे हम लोग। दूसरा जो न्यूज होगा वो ई गवर्नेंस, शासन से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें हम लोग प्रगति या गति पोर्टल के बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने जो सचिवालय है उसने सभी मंत्रालय के सचिवालयों के रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं। जिस प्रकार से स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चों का, उसी प्रकार से अलग अलग आधारों पर मार्क्स दिए गए हैं, निगेटिव मार्किंग सहित दिया गया है मार्क्स। तो इसको ज़रा देखेंगे। ये ई गवर्नेंस में बहुत ही शानदार पहल है, प्रगति पहल जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका भी ज़रा हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज जो है ना, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आपके पीटी के लिए न्यूज़ है, एडवर्टाइजमेंट में से न्यूज़ निकालते हैं हम लोग। एआई इम्पैक्ट समिट जो है ये भारत में आयोजित हो रहा है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। तो एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में तो समिट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग आज जो देखेंगे वो है भारत और मलेशिया का संबंध। एक टॉपिक और है, यूनियन बजट 2026-27 में 3 केमिकल पार्क स्थापित करने की बात की गई है। केमिकल पार्क, रासायन पार्क जिसे कहा जाता है, तो क्या है ये, कहाँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, क्या इसका महत्व है हमारे लिए, इसको भी ज़रा डिटेल में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ये 3 टॉपिक होगा, जिसमें से कुछ आपके मेंस के टॉपिक होंगे, कुछ पीटी के भी फैक्ट्स निकल करके आएंगे। उससे पहले एक चीज़ आप सभी को मैं बता देता हूँ, कल मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया, वो है आपका अचीवर ग्रुप 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए 6 मंथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करेंगे आप सभी, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज शुरू होगा, फिर बाद मिक्स सेट की ओर बढ़ेंगे और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाता है। 13 तारीख से शुरू हो रहा है, तो कृपया जुड़ जाइएगा। अब तो काफ़ी कम समय है, आज सिलेबस भी मैं दे दूंगा। पॉलिटिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं और उसके बाद एक एक सब्जेक्ट करके करते चलेंगे। तो जिन्हें जुड़ना हो ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या जो इंडियन एक्सप्रेस ने मलेशिया को लेकर के हेडिंग बनाई है, उसमें उन्होंने कहा है नो डबल स्टैंडर्ड किसी चीज़ पर नहीं, कंप्रोमाइज़, टेरर पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। दरअसल में भारत और मलेशिया का संबंध, जो मलेशिया के पिछले प्रधानमंत्री थे उनके हटने के बाद से काफ़ी बेहतर हुआ है, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले थे। मलेशिया में पहले बुद्धिज़्म का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर इस्लाम भी है, लेकिन इस्लाम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश टाइप का नहीं है, अपने यहाँ पर जो है उस प्रकार का नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल अलग प्रकार का प्रैक्टिस किया जाता है। उनका कल्चर वही है जो पहले था, धर्म भले ही उनके अलग हो गए हैं। तो इसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसको न्यूज़ को। और सबसे पहले जो आपको मैं समझाऊंगा कि मलेशिया में बहुत बड़ी संख्या में भारत के भी लोग रहते हैं। भारत के लोग मतलब भारत के हिंदू धर्म मानने वाले लोग, मुस्लिम लोग, सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो रहते हैं वो तमिल भाषी लोग वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। इस प्रकार से समझिए कि तमिल भाषा और तमिलियन का जो मुद्दा है वो वहाँ के पॉलिटिकल इशूज़ में से एक में आते हैं, और वहाँ पर तमिल भाषा बोली भी जाती है, प्रमुख भाषा भी है, और बहुत सारे तमिल फेस्टिवल वहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। उतने बड़े स्तर पर तो भारत में भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसीलिए से ये सारे जो फैक्टर हैं ये हमारे लिए सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करते हैं मलेशिया के साथ संबंधों में। आपने सुना होगा इससे पहले भारत से एक कट्टर इस्लामिक भाषण देने वाला व्यक्ति, वो भाग करके मलेशिया में उन्होंने शरण लिया हुआ था, जिनके ऊपर आरोप था कि भारत में उन्होंने कट्टरता को बढ़ावा दिया है। तो भारत सरकार ने इससे पहले कई बार वहाँ की सरकार से बोला कि आप उन्हें हमें सौंप दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सौंपे थे। अभी भी वो मुद्दा हावी ही है हमारे बीच में, लेकिन देखिए उस पर क्या समाधान निकलता है। तो मलेशिया का ये बाउंड्री है, यहाँ पर इसकी सीमा थाईलैंड से लग रही है, यहाँ पर इंडोनेशिया से इसकी सीमा लग रही है, यहाँ पर सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत ही छोटा सा एक सिटी है,
जो एक देश भी है। इसकी सीमा जलीय इंडोनेशिया से भी लग रही है। तो जरा बाउंड्री का लिस्ट देखिए ध्यानपूर्वक क्या है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं पेनिसुलर मलेशिया, पश्चिमी भाग है, और एक ईस्ट मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर 3 देश स्थित हैं। एक है मलेशिया, एक है ब्रुनोई एक देश है, और एक है इंडोनेशिया। ये 3 द्वीप इस बोर्नियो 3 देश इस बोर्नियो नामक द्वीप पर स्थित हैं। इस बोर्नियो नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिस पर 3 देश हैं। ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसकी सीमाएं लैंड और समुद्री दोनों प्रकार से कई देशों से लगती है। जैसे मलेशिया से भूमि साझा सीमा साझा करने वाले पहला देश है थाईलैंड, जो थोड़े दिन पहले वॉर में था। थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच वॉर हो रहा था। दूसरा है इंडोनेशिया और तीसरा है ब्रुनोई, और इनके साथ इसकी सीमाएं लैंड सीमा डायरेक्टली टच करता है। वहीं पर समुद्री सीमा सिंगापुर और मलेशिया के बीच बहुत पतली सी समुद्र की लाइन है, बहुत पतली सी। तो सिंगापुर हो गया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ में इसकी सीमाएं भी लगती हैं, समुद्री सीमाएं लगती हैं। मलेशिया की कुल भूमि की लंबाई 3147 किलोमीटर है, जो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मलेशिया टीन का प्रमुख निर्यातकों में से एक है, जो यूपीपीएससी प्रीलिम 2018 के एग्जाम 2020 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है मलेशिया के बारे में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कल मलेशिया यात्रा हुई, 2 दिवसीय यात्रा हुई। वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए मलेशिया प्रधानमंत्री खुद ही एयरपोर्ट तक आए थे। इससे भी आप महत्व को समझ सकते हैं। मलेशिया हमारा बायर हो सकता है, हम उन्हें बेच सकते हैं रक्षा उत्पाद। जैसे मलेशिया भारत के फाइटर जेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मलेशिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश सिस्टम जो है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। मलेशिया काफ़ी तेज़ी गति से प्रगति कर रहा है, तब उसे रक्षा सुरक्षा की भी आवश्यकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया जो सामान्य तौर पर बहुत ही शांत शांत इलाका माना जाता था, वहाँ भी अभी हाल फिलहाल में युद्ध देखे गए हैं। इसके अलावा मलेशिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में भी इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है हम ये भी उन्हें आने वाले समय में बेचें। इसके अलावा डिजिटल भुगतान, साइबर सिक्योरिटी और भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर किन किन चीज़ों की बात की। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं इब्राहिम अनवर जी हैं। इन्होंने डिजिटल भुगतान, भारतीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त बयान में आतंकवाद की निंदा की गई है। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को उन्नत किया गया है। मैंने शुरुआत में एक लाइन बोला, हो सकता है कुछ लोग उस लाइन को गलत ले। मैंने कहा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस्लाम का प्रैक्टिस अलग तरीके से होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और इन सब देशों में अलग होता है, बिल्कुल ही डिफरेंस है। जबकि धर्म एक ही है, लेकिन कल्चरल डिफरेंस की मैं बात कर रहा था। इसको किसी और संदर्भ में मत जोड़िएगा। मैं कह रहा था कि भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे इन सभी देशों में इस्लाम बहुत ही अलग प्रकार से प्रैक्टिस होता है, जबकि मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड इन सभी जगहों पर काफ़ी बड़ी संख्या है। इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर बहुत अलग प्रकार से प्रैक्टिस होता है। कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि धर्म सेम ही है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था, कृपया उसको अदरवेज में ना लें। रणनीतिक साझेदारी को उन्नत किया है। यह यात्रा भारत मलेशिया संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है। रीजनल स्टेबिलिटी और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल कहाँ पर पूछा जाएगा? हो सकता है शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ ले, मलेशिया के बारे में ना पूछ करके आपसे पूछ ले आसियान के बारे में। आसियान का हमारे लिए क्या महत्व है ना? आसियान के बारे में ना पूछकर हो सकता है मलेशिया के बारे में शॉर्ट आंसर पूछ ले। डीएसओ मेंस एग्जामिनेशन में आईआर के शॉर्ट आंसर पहली बार मैंने देखे हैं। बीपीएससी डीएसओ जो लेते, अभी इसी महीने, पिछले महीने जनवरी में एग्जाम हुआ है उनका, उनमें देखिएगा एक सवाल शॉर्ट में उन्होंने आईआर का पूछा हुआ है। तो हो सकता है आपसे आईआर के बारे में, मलेशिया के साथ संबंधों के बारे में आईआर में शॉर्ट आंसर पूछ ले आपसे। ठीक, तो सवाल क्या पूछेगा? मलेशिया का हमारे लिए क्या महत्व है? ठीक, आप बताइएगा कि व्यापारिक महत्व क्या है, कल्चरल महत्व क्या है, रणनीतिक महत्व क्या है। इंडो पैसिफिक एरिया में भारत के प्रभावों को मजबूत करने मलेशिया मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग क्षेत्रों में महत्व को बताना पड़ेगा।
कल हम लोग भारत और यूएस ट्रेड डील को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी बड़ी जानकारी दे दी गई है, काफ़ी सारी। अब आंदोलन भी शुरू होगा, किसान आंदोलन करने के लिए बोल रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को। मोदी की यात्रा आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख पर केंद्रित थी, जहां दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद यानी कि टेररिज्म पर दोनों देशों ने बात की है, वो भी सीमा पार आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाने की बात की है। भारत के कट्टरपंथियों को मलेशिया में शरण नहीं मिलेगा और मलेशिया कट्टरपंथियों को भारत में शरण नहीं मिलनी चाहिए। समझौता में रक्षा सहयोग ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि हम भारत से मलेशिया को काफ़ी कुछ बेचना चाह रहे हैं, खासतौर से फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, मैंने पहले ही बताया इसके बारे में, और मिसाइल कई सारे हमारे ऐसे हैं जो वो खरीदना चाह रहे हैं। मलेशिया भारत को वृद्धि का इंजन मानता है। दोनों देश एआई, फिनटेक, फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसे फ़ोनपे हो गया, जैसे यूपीआई हो गया, ये सब क्या है, फाइनेंस में टेक्नोलॉजी है, फिनटेक इन्हें कह दिया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी पाकिस्तान के साथ संरेखन का संकेत दिया है। यह यात्रा आसियान भारत के रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। व्यापक रणनीतिक समझौता किया जाएगा, जिसमें रक्षा, अर्थव्यवस्था, कल्चर, हर चीज़ शामिल होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए भी समझौता होगा। भारत के बहुत सारे श्रमिक लोग कहाँ पर रहते हैं, तो मलेशिया में रहते हैं, जिनके लिए सामाजिक लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, उनका कोई वहाँ पर शोषण भी ना हो। सेमीकंडक्टर सहयोग, चिप निर्माण, पैकेजिंग में साझेदारी और तकनीकी विकास को बढ़ावा, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बाकी टेररिज्म तो है ही, बार बार टेररिज्म शब्द का उपयोग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारत और मलेशिया ने कहा है कि हम आतंकवाद का सभी रूपों में खंडन करते हैं और आतंकवाद के लिए हमारी जो दृष्टिकोण होगा वो बिल्कुल एक ही होगा, उसमें कोई डबल स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं होगा। ऐसा उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे इस चीज़ को, मैं आपको समझाता हूँ, अब आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट के कप्तान रहे थे इमरान खान, है ना। इमरान खान ये प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। सेलेक्टेड और इलेक्टेड दो होते हैं। मोदी जी इलेक्टेड हैं, इलेक्शन से आए हैं, वहीं पर पाकिस्तान में सेलेक्टेड होते हैं, जिसको सेना सेलेक्ट करती है उनको पीएम बना दिया जाता है। ये पीएम बनने के बाद 30 मार खान बन रहे थे, आजकल जेल में है, बहुत बुरी स्थिति है इनकी, जेल में है। तो 30 मार खान क्या बन रहे थे, इन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान, मलेशिया, क्योंकि मलेशिया में उस समय कट्टरपंथी सरकार थी जो भारत विरोधी सारी चीज़ें करती थी, एक से बढ़कर एक घटिया घटिया बयानबाजी करते थे, और तुर्की, इन तीनों को मिलाकर के इन्होंने कहा था कि हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे, इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे। आजकल वो पता नहीं क्या ब्लॉक बना रहे होंगे जेल में। तो इस्लामिक ब्लॉक बनाने चले थे, जिसमें सऊदी अरब को इन्होंने बाहर रखा था, जो खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर मानता है इस्लामिक देशों का। और इन्होंने बहुत सारी बयानबाजियां भी की कि हम ऐसा ब्लॉक बनाएंगे, वैसा ब्लॉक बनाएंगे। आजकल इसमें से मलेशिया को इन्होंने हटा दिया है और सऊदी अरब और तुर्की को शामिल, सऊदी अरब और तुर्की है ही, ठीक है। इसीलिए भारत मलेशिया के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है, ताकि वो जो पाकिस्तान के पक्ष में झुकी हुई इससे पहले की सरकार थी वो ना रहे। इसीलिए आतंकवाद शब्द का इतनी बार उपयोग किया गया है, इसीलिए सीमा पार आतंकवाद शब्द का उपयोग इतनी बार किया गया है, ताकि हम ये दिखा सकें कि मलेशिया आज भी भारत को ज़्यादा महत्व देता है इन झूठे मूठे ब्लॉक से, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाए गए ब्लॉकों से, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्यों हम आतंकवाद की बात बार कर रहे हैं। तो ये था असल मुद्दा। मलेशिया इस्लामिक दुनिया में एक प्रमुख देश है, काफ़ी बड़ी आबादी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी है वहाँ पर, जो इस्लामिक देशों में बहुत ही रेयर माना जाता है। डेमोक्रेसी किसी भी देश में है नहीं, कोई भी मुस्लिम देश में डेमोक्रेसी है नहीं। इंडोनेशिया के भी डेमोक्रेसी लड़खड़ा के ही चल रही है। तो मलेशिया उसमें वेल स्टेबल और परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी में से एक है, जहाँ पर इस्लामिक आबादी भी बहुसंख्यक आबादी में से एक है, बुद्धिस्ट आबादी भी है, और सही स्टेबल और सही दिशा में बढ़ रहा देश है वो। अब आपको समझ में आया कि क्या महत्व है मलेशिया के साथ हमारे।
आप शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप समझ जाएंगे कि हम मलेशिया के साथ संबंधों को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्यों हम उन्हें बेच रहे हैं और क्यों हम उन्हें अपने ब्लॉक में रखना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले की जो मलेशिया की सरकार थी वो चाह रही थी कि पाकिस्तान के साथ ब्लॉक में हम शामिल हो जाएं, लेकिन सरकार परिवर्तित होते ही वहाँ की नीतियाँ बदल गई। आतंकवाद, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद पर मलेशिया का रुख जो संबंधों को प्रभावित कर सकता है, एक बड़ी चुनौती है ये। अभी भी इनका पाकिस्तान को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर कहीं न कहीं है, इनके सिस्टम में है। व्यापार असंतुलन, भारत मलेशिया व्यापार में असंतुलन है, जहां पर आयात अधिक है, निर्यात कम है। श्रमिक मुद्दे, मलेशिया में भारतीय श्रमिकों के शोषण की शिकायतें जो सामाजिक सुरक्षा समझौतों से हल हो सकती हैं। भू राजनीतिक तनाव, दक्षिणी चीन सागर और कश्मीर जैसे मुद्दों पर आज भी मतभेद है, क्योंकि इनके सिस्टम में कहीं न कहीं पाकिस्तान को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर तो विद्यमान है ही, अभी भी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। कार्यान्वयन, समझौतों को ज़मीन पर उतारने में देरी और बाधाएं आती हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार बड़ी अनस्टेबल रहती हैं। बहुत बार वहाँ पर सरकार जो है बीच टर्म में ही बदल जाती है। तो ये भी एक चैलेंज है, जिसके कारण से कुछ चीज़ें देखने को हमें मिल सकती हैं। तो चैलेंजेस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। और पहले क्या है, तो संयुक्त बयान हमने जारी किया है, रक्षा समझौता SU30 फोरम बनाया है, समुद्री सुरक्षा में भी साझेदारी करने वाले हैं। डिजिटल और फिनटेक, UPI, पेनेट लिंकेज और फिनटेक समझौते किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा, भारतीय श्रमिकों के लिए नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ऊर्जा और सेमीकंडक्टर, जिसमें कई सारे चीज़ों को लेकर के हम चिप निर्माण और एनर्जी क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया। इसे ज़रूर याद रखिएगा, मलेशिया के साथ संबंधों को, महत्व को भी याद रखिएगा, चैलेंजेस को भी याद रखिएगा। बाकी एक दिन IR के वीडियो में हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया और मलेशिया को डिटेल में अध्ययन कर लेंगे। From file disposal to output, union secretaries now get a report card each. सभी का रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है, जिसमें 10 चीज़ों के आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं, निगेटिव मार्क्स भी दिए जाते हैं। देखा जाता है कि किस प्रकार से काम किया गया है, और ये बहुत ही शानदार पहल है गवर्नेंस को लेकर के, गवर्नेंस शासन को लेकर के बहुत ही बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। जब भी हम लोग गवर्नेंस की बात करते हैं तो कुछ कीवर्ड्स आपके आंसर में दिखता ही है, जैसे हिंदी में पारदर्शिता कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और दूसरा होता है कि समयबद्ध होना चाहिए, टाइम जो है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, फिक्स टाइम में होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी भी, और 100 समय कोई काम परफॉर्म हो, इसके लिए सरकार को अलग अलग सिस्टम बनाने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक सिस्टम का नाम है प्रगति सिस्टम। प्रगति सिस्टम को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके रिपोर्ट कार्ड भी दिया जा रहा है सचिवालयों को, कि आपने किस प्रकार से काम किया, कौन कौन से काम में आपने देरी की, कितना जल्दी आपने काम को निपटाया, कितने दिनों का आपको टास्क दिया गया था और कब आपने परफॉर्म किया। इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए चीज़ किया गया है। ठीक है, तो कैबिनेट सचिवालय ने 8 फरवरी 2026 को यूनियन सेक्रेटरीज की सचिवालयों की एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोर कार्ड शुरू किए, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2025 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 में जो इन्होंने काम किए हैं उसका मूल्यांकन किया गया है इस रिपोर्ट कार्ड में। यह स्कोर कार्ड विभिन्न पैरामीटर पर आधारित है, जो फाइल डिस्पोजल, पब्लिक ग्रीवांस, उसके अलावा कैबिनेट नोट्स, लिटिगेशन, कुल 100 अंकों के साथ है। निगेटिव मार्क्स भी -12, विदेशी दौरों पर अधिक खर्च या MSME को देरी से भुगतान जैसे मुद्दों के लिए भी दिया जाता है। विभागों के प्रदर्शन की तुलना करना और सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, अगर IAS कोई बनता है तो उसका सपना होता है, एक तो IAS बनना सपना होता है, और IAS बनने के बाद भी किसी का सपना होता है कि इस पद पर बैठे, क्योंकि देश में इससे पावरफुल कोई भी IAS है ही नहीं। क्या नाम है उनका, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जिनको कहा जाता है राजीव गौबा। ठीक, इन्होंने जारी किया, इन्होंने कहा मोदी सरकार की गति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पहल का हिस्सा है। गति को जो पूरा नाम है इसका बंधु वो है प्रगति, प्रगति नाम है इसका, प्रगति नाम है इसका पूरा, गति यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रगति जो जिसको गति भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, उस पहल का हिस्सा है कि कितना जल्दी आपने किया। एक डैशबोर्ड होता है
जैसे इस टैब में आपको ऊपर डैशबोर्ड दिख रहा हो, यहाँ पर अलग अलग पेन और इत्यादि चीज़ें दी गई हैं। इसी प्रकार से मंत्रालयों का डैशबोर्ड होता है, प्रगति पोर्टल का डैशबोर्ड होता है, जहाँ पर सारा कुछ दिखता रहता है। एक क्लिक करके किसी भी चीज़ की जानकारी ली जा सकती, कब इसको एलोकेट किया गया, कब वो चीज़ परफॉर्म हुआ और कहाँ तक कौन सी योजना पहुँची है। सुनने में कितना सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। अगर ऐसी ही बात है, ऐसा ही सब कुछ है, तो कोई नाले में गिर करके मर जाता है, कोई कार लेकर के गटर में गिर करके मर जाता है, तो इतने सारे एक्सीडेंट और इतनी सारी योजनाएं ये सब लटकी हुई क्यों हैं? ये भी तो विचार करना चाहिए। जब सब कुछ इतना मूल्यांकन होता रहता है, पग पग की जानकारी रहती है, तब जो इतने सारे इंसिडेंट होते हैं देश भर में, लोगों की जीवन जो है वो कौड़ियों के बदौलत, कौड़ियों के भाव में जा रही है जान। कभी ट्रेन एक्सीडेंट में, कभी बस एक्सीडेंट में, कभी धुंध एक्सीडेंट में, कभी गटर में गिर के, कभी जल विभाग के द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर करके। तो ये सब क्यों होती है? इतना भ्रष्टाचार क्यों होता है? इतनी देरी क्यों होती है? चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, समझते हैं मुख्य अवधारणाओं को। स्ट्रेट लाइन में तो मैं आपको नहीं सोचने दूंगा, मैं आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ दूंगा जिससे आप सोचें, उस चीज़ को लेकर के हमेशा ही सोचें। आंख मूंद करके विश्वास करना अगर मैंने आपके अंदर में ख़त्म कर दिया तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। किसी भी शिक्षक का यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपने बच्चों को वो अंधविश्वासी न बनाए, ना तो व्यक्ति के प्रति, ना तो सिस्टम के प्रति, ना तो सरकार के प्रति सजग बनाए, जागरूक बनाए। चीज़ों को पढ़ें, समझें, तारीफ भी करें, कमियां भी उसमें निकालें, सवाल भी पूछें कि क्या है ये, तब होती है आपकी थिंकिंग डेवलप। अन्यथा तो आंख मूंद करके हर हर बम बम करते रहेंगे। स्कोर कार्ड एक उद्देश्यपूर्ण निष्पक्ष मूल्यांकन वाली प्रणाली है जो विभाग के प्रदर्शन की तुलना करती है। पैरामीटर है फाइल डिस्पोजल के लिए 20 अंक, पब्लिक ग्रीवांस रिहर्सल के लिए 5 अंक, कैबिनेट नोट्स के लिए 5 अंक, लिटिगेशन के लिए 5 अंक, और इसी प्रकार से अंक दिए जाते हैं। ई गवर्नेंस और पारदर्शिता पर यह जोर देती है। ई गवर्नेंस को मैंने लिखवाया भी है बच्चों से, और ई गवर्नेंस से जुड़े हुए सवाल पूछे भी जाते हैं। जब भी मैं लिखवाता हूँ उनमें बोलता हूँ कीवर्ड्स डालिए, एग्जाम्पल डालिए, तो वहाँ पर आप प्रगति की चर्चा कर सकते हैं कि प्रगति जो है सरकार का पहल या गति पहल जो है यह क्या है। तो यह ई गवर्नेंस को मजबूत करने का एक सिस्टम है। अब जरा गति पहल को देख लेते हैं। प्रोएक्टिव पूरा नाम क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति इसका पूरा नाम है। भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस पहल है जो 25 मार्च 2015 को मोदी जी द्वारा शुरू किया गया, जो परियोजना, योजना और जन शिकायतों के वास्तविक स्वयं निगरानी, कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। प्रगति एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ मंत्रालयों को जोड़ता है। तो यह संघवाद को भी बढ़ावा देता है क्योंकि इस पर सेंटर भी है, स्टेट भी है और सारे मंत्रालय भी हैं, मिनिस्ट्री भी सारे के सारे हैं। तीनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं जिनकी सारी योजनाओं की समीक्षा की जा सकती, देखी जा सकती है, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं समीक्षा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तब तो कोई योजना अगर लटकी हुई है, प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में पता भी है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, मतलब यही तो इसका मतलब हुआ ना। आप मुझे बताइए, कोई ये प्रधानमंत्री जी खुद अगर इसकी समीक्षा करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, तो इसका मतलब तो कोई योजना अगर लटकी पड़ी है तो प्रधानमंत्री जी को पता है कि वह लटकी पड़ी है भाई, है ना। जनवरी 2026 में इसका 50वां सत्र हुआ जो एक दशक की सफलता को चिन्हित करती है। यह सहकारी संघवाद को मजबूत करता है, सहकारी संघवाद, सहयोगी संघवाद, निर्णय लेने को तेज करता है, ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी वही बात लिखी हुई है। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सरकारी परियोजना की निगरानी करता है। गति प्रगति का संक्षिप्त रूप है। पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय जो प्रगति की समीक्षा करते हैं। सहकारी संघवाद, रियल टाइम गवर्नेंस, यही सब कुछ इसमें कहा गया। उदाहरण के लिए 2015 में लॉन्च किया गया, अभी तक 50 सत्र पूरे हुए हैं। पीएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से परियोजनाओं की मासिक समीक्षा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक परियोजनाओं की मासिक समीक्षा। प्रभाव, हजारों परियोजनाओं को तेज किया है, जैसे रेलवे, सड़क परियोजनाएं, ये भी तेज हुई हैं, निस्संदेह तेज हुई हैं।
शिकायत समाधान, जन शिकायतों का त्वरित निपटान केंद्र राज्य समन्वय से हालिया जनवरी 2026 में 50वां सत्र हुआ है, जो एक दशक के बाद आयोजित किया गया था। अगर सारी शिकायतें पहुंचती हैं तो ये जो ट्रेन में लोग भेड़िया धसान जैसे चढ़ के जाते हैं, हर साल बिहार के लोग जो जाते हैं यहाँ से दीपावली छठ के समय, वो भी पहुँचता होगा। उसके लिए क्या किया गया पता नहीं। कार्यान्वयन, राज्यों के साथ समन्वय में देरी हो रही है, चुनौतियों में परियोजनाओं को प्रभावित करती है। डिजिटल पहुंच, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी बाधाएं देखने को मिलती है। मॉनिटरिंग, बड़ी संख्या में परियोजनाओं की निगरानी चुनौतीपूर्ण हो गया है। जवाबदेही, नेगेटिव फीडबैक को लागू करना काफ़ी कठिन हो रहा है। संसाधन, राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है अभी भी, जिसके बाद से यह और भी बेहतर काम कर पाएगा। तो ये था प्रगति पोर्टल एंड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा सभी सचिवालयों के लिए जो स्कोर कार्ड जारी किया गया, उसके बारे में। ई गवर्नेंस भी हमने समझा। ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता और सरकार के शासन के बीच में जब दूरी कम होती है तो इसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवर्नेंस, जिसमें ट्रांसपेरेंसी में बढ़ोतरी होती है, भ्रष्टाचार कम होता है, जैसे कि डीबीटी जैसे माध्यम जो है वो भी ई गवर्नेंस में ही आएगा। और उसके साथ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की भी बात होती है। जैसे पहले किसी चीज़ को कोई फंड भेजना होता था तो बहुत सारे अलग अलग रूट से होकर के लोगों तक पैसे आते थे। अब डायरेक्ट खाते में सरकार पैसा भेज देती है, डीबीटी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब के सब ई गवर्नेंस का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है रासायन पार्क, जिसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि रासायन पार्क, भारत सरकार ने घोषणा किया है कि हम रासायन पार्क 3 रासायन पार्क स्थापित करेंगे। देखिए पीआईबी का है, स्ट्रेटेजिक फोकस फॉर केमिकल पार्क्स, enhance domestic chemical manufacturing capacity, promote cluster based industrial development, improve environmental management and safety, boost competitiveness of MSME, strengthen supply chain resilience, ये सब कहा गया है। reduce import dependency, इस पर पूरा टॉपिक आपका डिपेंड करता है, इस एक शब्द पर। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपका पूरा टॉपिक डिसाइड कर रही है, वो है यही दोनों। दरअसल में हमारा पड़ोसी है बड़ा सा, जिसका नाम है चीन। यहाँ से हम बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल इंपोर्ट करते हैं, जैसे एपीआई बोले तो ये जो दवा आप खाते हैं, कोई भी दवा आप जो खाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल कच्चा सॉल्ट होता है, जिसका दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सॉल्ट जिसे कहते हैं मेडिकल की भाषा में, हर दवा का अलग अलग सॉल्ट होता है, हाई फाई शब्द और कुछ नहीं, दवा उसका कच्चा मटेरियल। वो जो सॉल्ट होता है ना, वो एपीआई कच्चा माल जो है वो चीन से इंपोर्ट होता है। यानी कि दुनिया के फार्मेसी हम कहलाते हैं, लेकिन हमारी फार्मेसी डिपेंड है हमारे बड़े पड़ोसी पर। कल को अगर उसने रोक दिया तो हमारी फार्मेसी बंद हो जाएगी दुकान, जो कि रोक सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि देशों की इंपोर्ट आर्थिक जो नीतियां हैं वो उनके स्ट्रेटजिक नीति से तय हो रही है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से तय हो रही है। तो क्या पता कल को उनकी आइडियोलॉजी बदल जाए, इसलिए हमें इसमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अब इसी इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या है, अपने यहाँ पर केमिकल क्लस्टर्स स्थापित किए जाएँ, बड़े बड़े केमिकल प्लांट स्थापित किए जाएं, बहुत सारे प्लांटों के क्लस्टर स्थापित किए जाए। क्लस्टर का मतलब गुच्छा, जिससे हम इंपोर्ट पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम कर सकें, आत्मनिर्भर स्वावलंबन हम बन सकें। देखिए यहाँ पर यही सब बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और ये वास्तविकता में अच्छी चीज़ भी है। केंद्रीय बजट 26-27 में रासायन पार्क अवसंरचना के लिए पहली बार समर्पित बजटीय सहायता की घोषणा की गई है। क्यों की गई होगी? इसी कारण से की गई है। अब आपको समझ में आया पहली बार क्यों किया गया है। कुछ इंडस्ट्री को सरकार ने इग्नोर किया हुआ था ना, उसमें से ये भी एक इंडस्ट्री थी, रासायन केमिकल इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट करती है। अभी तो गुजरात के कुछ हिस्सों में ही है, भरूच इत्यादि के इलाकों में है, बाकी जगहों पर तो बहुत नगण्य मात्रा में। एक समय में कोलकाता में बहुत बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ बहुत सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। इसमें 600 करोड़ के चैलेंज आधारित योजना प्रस्तावित है, जो राज्यों को 3 रासायन पार्कों की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी। रासायन पार्क विशेष रूप से रासायन, केमिकल तथा पेट्रोकेमिकल विनिर्माण के लिए विकसित, योजनाबद्ध
औद्योगिक क्लस्टर होंगे, केमिकल क्लस्टर्स होंगे ये, जहाँ कई इकाइयाँ साझा अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं का उपयोग करेंगी। मतलब हमने एक पार्क बनाया, बड़ा सा पार्क का मतलब बहुत बड़ा एरिया, वहाँ पर सारी फैसिलिटी दे दी, बिजली का कनेक्शन दे दिया, वहाँ पर पानी की लाइनें बिछा दी और वहाँ पर आने जाने का रास्ता बहुत अच्छा बना दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो अब यहाँ पर एक कंपनी आएगी, यहाँ पर एक कंपनी ए स्थापित हो गई, यहाँ पर कंपनी बी स्थापित हो गई, यहाँ पर कंपनी सी स्थापित होगी, यहाँ पर कंपनी डी स्थापित होगी। इसके बगल में एक हाउसिंग सोसाइटी बना दिया जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग बना दी, उसमें यहाँ के श्रमिक रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, जहाँ पर अब आपको आना है अपनी फैक्ट्री लेकर के और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बस आपको यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, घूमने वाला पार्क नहीं, पटना का इको पार्क नहीं, पार्क का मतलब ये वाला पार्क। ठीक, देखिए जरा क्या है रासायन पार्क। रासायन और पेट्रोकेमिकल के लिए विशेष क्लस्टर और साझा सुविधाएं उपलब्ध कर होती हैं। यहाँ पर चैलेंज आधारित योजना, राज्यों को प्रतियोगिता के आधार पर फंडिंग की जाएगी, जहाँ 3 पार्कों का चयन होगा। प्लास्टिक पार्क योजना, पुनर्चक्रण, रिसाइकल, मूल्य संवर्धन, निर्यात और रोजगार के लिए योजना इसी प्रकार से बनाया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क, ड्रग का मतलब दवाई वाला ड्रग है, सूखा नशा वाला नहीं। गुजरात, हिमाचल, आंध्र प्रदेश से पार्क जो एपीआई आयात करने के लिए होगा। पीसीपीआईआर, पेट्रोलियम केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र जैसे दहेज गुजरात और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया उसी प्रकार का। सूखे नशे से याद है, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, बिहार में सूखा नशा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। गांव घर में आप जाएंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे उम्र के लड़के लड़कियाँ, उनमें आप देखेंगे इस चीज़ का चलन बढ़ गया है जब से शराबबंदी हुई है। तो शराब से ज़्यादा नुकसान ये करता है, ये तो मानसिक नुकसान करता है। शराब आपके लीवर को खराब करता है और ये आपके दिमाग को ख़राब करता है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर। उदाहरण के लिए बजट आवंटन 600 करोड़ 3 रासायन पार्कों के लिए जो राज्यों द्वारा चैलेंज आधारित प्रक्रिया से स्थापित होंगे। वही सब चीज़ रिपीट हो गया यहाँ पर। रासायनिक उद्योग जीडीपी में 7% का योगदान देता है। 7% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है बंधुओं। वैश्विक स्तर पर 6ठे और एशिया में 3रे स्थान पर है हम रासायन उद्योग के मामले में। अगर हमने इस पर विशेष ध्यान दिया होता तो पहले होते हम। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बल्क और विशेष रसायनों भारत की स्थिति मजबूत होगी, घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा, आयात कम होगा और रोजगार का सृजन होगा, जिसके कारण सरकार इसे प्रमोट कर रही है। कुछ चुनौतियां भी होती हैं रासायन उद्योग के साथ, इनबिल्ट ही चुनौतियां जुड़ी हुई होती हैं बंधुओं। कौन सी? तो पर्यावरण का, क्योंकि जहाँ पर भी स्थापित होती हैं इनको विशेष प्रकार से साफ सुथरा करके इनसे निकले हुए पानी या इत्यादि चीज़ों को वापस भेजा जाता है, नहीं तो बहुत बड़े स्तर का नुकसान पहुंचाती हैं वो। ठीक है, कई बार लीक हो जाता है इनसे। तो भी भोपाल में आपने देखा था बैटरी का संयंत्र हुआ करता था, जिसके कारण से वहाँ पर भोपाल गैस लीक त्रासदी आई थी। तो केमिकल फैक्ट्री हमेशा ही पर्यावरण और आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत तेज़ी गति से नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए विशेष सेफ्टी सुरक्षा की आवश्यकता होती है ऐसी जगहों पर, जिसको लेकर के सरकार का कंसर्न जरूर ही होगा। ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े स्तर के दवाइयों की कंपनियां हैं, जिसको लेकर के वहाँ के लोग प्रदर्शन करते रहते हैं कि हमारे स्वच्छ सुंदर वातावरण को ये दवाई की कंपनियां हमारे लिए गलत कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं इन्हें। तो ये कुछ चैलेंजेज होंगी, पर्यावरण से जुड़े हुए चैलेंजेज हो सकती हैं। फंडिंग का भी एक चैलेंज होगा और राज्यों के बीच में कंपटीशन तब होगा सही से जब सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति एक समान हो। ठीक, तो सरकार ने जो कहा है कि कंपटीशन के आधार पर होगा, उसमें थोड़ी सी चुनौतियां भी देखने को हमें मिल सकती है, जहां पर कमज़ोर राज्य हो सकता है पिछड़ जाएं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस टॉपिक को भी आपसे पीटी मेंस में पूछा जा सकता है। आज 3 टॉपिक थे, तीनों को हमने कंप्लीट किया है। जिन्हें भी अचीवर में जुड़ना हो तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूँगा। थैंक यू।